जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का यह 7वां प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आएगा तो लाइक करना। और मेन तो बात यह रहेगी कि आपसे जितने भी प्रश्न बन सकेंगे उन्हें अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो यह किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाबू गुलाब राय की, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आपने विकल्प चुना होगा डी वाला, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यही सही है, यानी रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला प्रश्न देखें। यह दिया गया है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र का भाववाचक क्या बनता है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पर यदि आपने चुना होगा डी विकल्प, तो बिल्कुल सही चुना है, यह राष्ट्र का भाववाचक है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसका षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? रामो, रामस्य, रामे अथवा रामेशु। तो यहाँ पर यदि आपने विकल्प चुना होगा बी वाला, तो बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों, जितने भी अकारांत पुल्लिंग नाम हैं, जैसे यहाँ पर आ गया है राम, यह अकारांत पुल्लिंग है। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग नाम होते हैं, उनका षष्ठी एक वचन बनाने के लिए उस शब्द के साथ में, जैसे यहाँ पर से जुड़ा है, उसी प्रकार से उनमें भी से जोड़ दिया जाता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, पठ धातु दिया गया। यहाँ पर देखिए, पठ धातु के वर्तमान काल यानी लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो क्या बनेगा ऐसा रूप? पठती, पठसी, पठंती अथवा ये। यहाँ पर दोस्तों इसके हलंत को हटा दिया जाए, ठीक है? तो आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे। यह बात कर रहा है लट लकार मध्यम पुरुष की, तो यहाँ पर एक वचन जो है यह बन जाएगा पठसी। दोस्तों, हमने इन सब चीज़ों को यानी शब्द रूपों और धातु रूपों को ट्रिक से बताया हुआ है, उसके वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। यदि आपने उन्हें ना देखा हो तो देख सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं इनसे संबंधित सभी दूर हो जाएं। आइए अगला प्रश्न देखिए। आजन्म शब्द में समास है तो कौन सा है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अथवा अव्ययी भाव है, या कर्मधारय है? तो यहाँ पर यदि दोस्तों आपने चुना होगा सी विकल्प, तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर आया है जन्म से पहले आ उपसर्ग, तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये सभी अव्यय होते हैं, और ये अव्यय जिनके साथ में लग जाते हैं वे पूरे के पूरे अव्यय हो जाते हैं। जब अव्यय हो जाएंगे तो वो समास ही अव्ययी भाव कहलाएंगे। यहाँ पर अगर इसके समास विग्रह की बात करें तो इसका होता है जन्म पर्यंत। ये जो आ है यह पर्यंत का अर्थ देता है। आइए अगला प्रश्न देखें। ये दिया गया है अतिथि, इसको आप अतिथि मानिए, ठीक है? तो अतिथि का पर्यायवाची है, क्या होगा? अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म? तो यहाँ पर विकल्प चुना जाएगा सी वाला, यानी आगंतुक। आगंतुक, रिश्तेदार, पाहुना, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची होते हैं, जैसे मेहमान इत्यादि। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है नई कविता, दिया गया है नई कविता के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर इसको आप हटा दें, इस जगह पर आप निराला का नाम जोड़ लें, ठीक है? तो इसे दोस्तों हम दे रहे हैं आपके लिए होमवर्क, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ सक्रिय पाठक हैं, जो कि यशवंत कुमार सक्सेना जी हैं, अनिल शुक्ला हैं, अगर बहनों की बात करें तो उसमें लक्ष्मी हैं। ये सभी सक्रिय पाठक हैं और ये जवाब देंगे ज़रूर। और यदि आपको भी आता है जवाब तो उसको भी कमेंट करिएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और सही होगा उत्तर, उसको पिन किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो अवधी में हैं, खड़ी बोली में हैं, या ब्रज में हैं, अथवा मैथिली में हैं? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा यह सी वाला, यानी ब्रज में। तो घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो ब्रज भाषा में हैं।
आइए अगला प्रश्न देखें। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो कितने भाग प्रकाशित हैं? 1 या 2, 3 अथवा 4? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा यहाँ डी वाला, यानी हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है सही आरोही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर वाद दिए गए हैं, इनका आरोही क्रम क्या होगा? यह पहला वाला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा अथवा चौथा होगा? आप वीडियो को इसको देखने के लिए वीडियो को रोक कर देखेंगे। तो यदि आप दोस्तों चुनेंगे विकल्प यहाँ पर सी वाला तो बिल्कुल सही चुनेंगे, यानी सबसे पहले छायावाद आया है और उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और अंत में नई कविता युग। आइए अगला देखें। यहाँ पर दिया गया है मुहावरा। तो दिया गया है यहाँ पर सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? रंग उतर जाना या भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। तो आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक किया जाएगा? दोस्तों यदि आप टिक करेंगे यहाँ डी विकल्प तो बिल्कुल सही होगा। सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह कर देना। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं या 3 होते हैं, 8 होते हैं अथवा 4 होते हैं? आप बताइएगा यहाँ पर। दोस्तों यदि आप टिक करेंगे यहाँ बी विकल्प को, यानी 3 भेद स्वीकारेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ये होते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी नहीं है या खड़ी बोली नहीं है? दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों ट्रिक से इनको याद करवाया है। हमने ट्रिक बताई थी वहाँ पर कि पश्चिम के बाग में ब्रज की कन्नौजी और बुंदेली खड़ी हैं। तो वहाँ पर पश्चिम से हुआ था याद कि पश्चिमी हिंदी, और फिर बाग में से बांगरू, ब्रज की कन्नौजी और बुंदेली खड़ी हैं। तो ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली ये सभी आ जाती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसमें बताइएगा कौन सी नहीं आई है? दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि ये जो बघेली आई है यहाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि इसका नाम आता है किसके अंतर्गत? ABC पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नहुस नाटक लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, वियोगी हरि द्वारा या शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा या गोपाल चंद्र के द्वारा? तो यदि आप यहाँ पर विकल्प चुने होंगे डी वाला तो बिल्कुल सही चुने होंगे। ये जो आए हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे और इन्होंने नहुस नाटक लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो किस कवि की माता का नाम था? यह बहुत इजी आ गया है, इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो अभी टिक करना। देखिए रहीम दास होंगे कि सूरदास, कबीर दास या मलुक दास? तो ज़्यादातर साथियों को पता है कि यहाँ पर कबीर दास जी का नाम आएगा। दोस्तों इनकी माता का नाम नीमा था और पिताजी नीरू थे। ये दोनों दंपति जो लाए इनके पालन करने वाले माता पिता थे। आइए अगला देखें। यहाँ पर दिया गया है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना है जहाँ पर कोई मशक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अथवा दृष्टांत? कौन सा टिक करेंगे? यहाँ पर स्पष्ट है बी वाला विकल्प, यानी यहाँ रूपक अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको आप रोक कर समझ लीजिएगा, यदि हम इसको समझाते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा। आइए अगला देखते हैं। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? तो यहाँ पर शब्द आ रहा है, नाम आ रहा है सी वाला अद्भुत रस, यही विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं।
तो इसके लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसको चुनेंगे यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला, यानी बाल मुकुंद गुप्त जी शिव शंभू के चिट्ठी को लिखे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो ये है उपनाम। किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का या सुभद्रा कुमारी चौहान का? इसके बारे में आपको पता है, अभी हमने जल्दी ही ऐसा वीडियो अपलोड किया जहां पर हमने कवियों के उपनाम बताए हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मालती माधव के रचनाकार हैं कौन? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? तो यदि आप दोस्तों यहाँ पर विकल्प चुने होंगे डी वाला यानी भवभूति, तो बिल्कुल सही चुने हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर दिया गया है, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरो मूलक जिमि तोरी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पूछा गया उपरित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? दिया गया है वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप विकल्प चुनेंगे रौद्र रस यानी बी वाला विकल्प, तो बिल्कुल सही चुनेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? प्रश्न आया है। वर्णमाला किसको कहा जाता है? शब्द समूह को कहते हैं या वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? किसको कहते हैं? यहाँ पर स्पष्ट होगा आपको कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, एक क्रमबद्धता होती है, उसी को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है अथवा चौथा है? यह प्रश्न दोस्तों आया करता है। तो आप यदि यहाँ पर चुने होंगे डी विकल्प यानी कवयित्री, तो बिल्कुल सही है। पुरुष जैसे कविता करने वाला होता है उसको कवि कहा जाता है और स्त्री जो होती है उसको कवयित्री बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि दिया गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है तो क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा अथवा चौथा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर डी ही विकल्प सही है, इति आदि। यहाँ पर क्या हुआ है? इस जगह पर इति जो है इसकी छोटी ई और आदि का बड़ा आ, दोनों जब आपस में ये जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? जो छोटी ई होती है या हो जाती है, वही तो यहाँ पर या हो गई और पीछे वाला आ इसमें जुड़ गया है तो इत्यादि बन गया। यहाँ पर यड़ संधि है। अगला देखिए, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं कौन है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बंग महिला यानी बी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, यह भी दोस्तों व्याकरण से है कि गमन का विलोम है यानी गमन शब्द का उल्टा क्या है? आना, उतरना, रुकना अथवा आगमन? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह होती है दोस्तों, जहाँ कहीं विकल्प आ जाए, पूछ ले विलोम शब्द, तो वहाँ पर समान गुण वाला ही होना चाहिए विलोम शब्द, उसी को चुना जाता है। तो यहाँ पर क्या था? गमन था, इसका समान गुण वाला हो जाएगा आगमन। ठीक है, तो यह विकल्प चुना गया। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को मानते हैं, सबरपा को मानते हैं, देवसेन को अथवा कबीर को? किसको मानते हैं? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला यानी सरहपा को। अच्छा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो राहुल सानकृत्यायन ने। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सानकृत्यायन ने अथवा मिश्र बंधुओं ने? तो किसने दिया है?
यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी पहला विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से रासो ग्रंथ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है। मतलब ऐसा कोई प्रेमाख्यान काव्य जो श्रृंगार रस पर आधारित है, कौन सा है? विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्रिका। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला, यानी विसल देव रासो। दोस्तों इसके रचनाकार नरपति नाल हैं। अगला देखिएगा, अष्टछाप दिया गया है। अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य थे? अब बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य के थे, रामानंद के थे, या विट्ठलनाथ के थे, या विनोदाचार्य है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी आपको तीन में से ही चुनना है। तो यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दोस्तों इसका सी विकल्प सही है। ये जो नंददास जी हैं ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। अच्छा, अष्टछाप की बात आई है तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि अष्टछाप में 8 कवि हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, हम यहाँ पर विट्ठलनाथ जी के 4 जो शिष्य हैं उनको देख लेते हैं। बाकी 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रिक, छगन चतुर है गुर के पास बैठल। क्या बताया हमने? छगन, छ से छीत स्वामी, ग से गोविंद स्वामी, न से नंद दास, और चतुर से याद कर लेना चतुर्भुज दास। इस प्रकार से छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास, ये 4 जो नाम आए हैं गुर के पास बैठल। गुर का नाम क्या दिया गया है? बैठल, मतलब विट्ठलनाथ। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने ट्रिक से बताया हुआ है इससे पहले भी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? नगेंद्र द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी प्रेमचंद द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या फिर 14? तो यहाँ पर अगर उचित विकल्प की बात करें तो यह हो जाएगा 32 का डी, यानी 14। तो विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है। इन्हें दोस्तों मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसको? विद्यापति जी को। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो कितने हैं? 500, 718, 719 या 717? कितने हैं? यहाँ पर साथियों विकल्प चुना जाएगा सी वाला, यानी 719 हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ये आ गई कि यहाँ पर 719 हैं। दोस्तों कहीं कहीं पे कुछ और भी मिलता है। वो क्या है? कहीं पर मिलता है 713 और कहीं पर मिलता है 723। जो भी होगा, यहाँ पर मेरे द्वारा ऐसा कुछ सत्य मालूम होता है कि 719 ही ज़्यादा पक्का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पर मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं? तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी पर ना मिला हो, ये आप श्योर रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है विकल्प पहला वाला, कल सुनना मुझे, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। मतलब जो कुछ हम कह रहे होते हैं वो क्या होती है? वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा? यहाँ पर देखिए शब्द शक्ति कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पर आप विकल्प चुन लीजिएगा डी वाला, ये होती है अभिधा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो इनकी रचना कौन है? पद्मराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें अथवा रेखा और रंग। तो इसका सही विकल्प जो है वो है पद्मराग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900, इसको कर लो, ठीक है, इसको 1900 रखना है।
तो पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो यहाँ पर इंदुमती नाम आया है, नाचिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या यमलोक की यात्रा। यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दोस्तों इसका पहला विकल्प टिक किया जाएगा, यानी इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ये तो सरल है, बताइएगा फिर भी। शोक, रति, हास या उत्साह। तो जहाँ कहीं भी श्रृंगार रस की बात आती है वहाँ पर स्थायी भाव रति होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है अनुभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? कायिक वाचिक, सात्विक वाचिक, कायिक सात्विक या सात्विक और मानसिक। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों यहाँ पर कायिक और सात्विक यानी सी विकल्प टिक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सही कथन चुनिए। कौन सा सही कथन है? या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होता है। या हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला, यानी ये जो है या व ध्वनियाँ ये अर्धस्वर कहलाती हैं। ये जो आता है या व राला, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही नाम आए हैं, दो ही वर्ड आए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, कौन सी है? कि हिंदी भाषा की लिपि होना, या प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, अथवा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो यह ज़्यादा तर्कसंगत है और बिल्कुल राइट है। इसका हो जाएगा डी विकल्प सही। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कौन सा है कर्म कारक का चिन्ह? ने, के लिए, से, को। ये तो हर एक प्राइमरी का बच्चा जानता है कि यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को होता है। अगला प्रश्न देखा जाए तो दिया गया है इनमें से कौन सा दिया गया है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो कमल के जलज पंकज सरोज दिए गए हैं, पुष्प के कुसुम फूल सुमन दिए गए, सरस्वती के गिरा भारती वाणी और सूर्य के दिवस याम वासन। तो यही बिल्कुल गलत हो गया, स्पष्ट हो गया। आपको इतने सरल वाले पर्यायवाची तो आते ही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है लंबोदर। दिया गया है लंबोदर उदाहरण है किस समास का? बहुव्रीहि का, द्वंद्व का, द्विगु का अथवा कर्मधारय का। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा लंबोदर का उदाहरण बहुव्रीहि है, यानी लंबा है उदर जिसका वह। तो अन्य अर्थ जहाँ कोई प्रधान हो जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि है। अगला देखिएगा, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय माने होता है बेकार का खर्च करना। तो इसका क्या होगा उल्टा? अधिव्यय, व्यय या मितव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अपव्यय माने होता है बेकार का खर्च और ज़्यादा खर्च इत्यादि आप कह सकते हैं। तो इसका कम खर्च या नपा तुला खर्च जो बोलेंगे तो वो विकल्प हो जाएगा सी, यानी इसका विलोम शब्द हो जाएगा सी वाला विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? कौन सा गुण होगा? आपको ये चीज़ याद रखना है कि जहाँ कहीं श्रृंगार रस होगा, यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो जहाँ कहीं भी श्रृंगार रस होता है वहाँ पर बताइएगा ओज गुण होता है, माधुर्य, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो होता है दोस्तों वहाँ पर साथियों माधुर्य गुण होता है। और जहाँ कहीं भी वीर रस, रौद्र रस होता है वहाँ पर ओज हो जाता है। ठीक है, और ये जो आया प्रसाद गुण या प्रसाद गुण सब जगह पर होता है। तो यहाँ पर जो मेन था वो था यहाँ बी वाला विकल्प, यानी माधुर्य गुण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चैन की बंसी बजाना, यह आ गया है मुहावरा। इसका अर्थ क्या होगा? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा मौज करना, चैन की बंसी बजाना होता है। ठीक है,
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह व्यास की है, भरत मुनि की है, कालिदास की है या चाणक्य की है? यह भी सरल आ गया है, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्यम कालिदास जी ने लिखा है। अगर हम इसकी बात कर लें यानी रघुवंश महाकाव्यम की, तो दोस्तों इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है और यह रघुवंश महाकाव्यम, इसमें दोस्तों 19 सर्ग हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। तो रमा का सप्तमी बहुवचन क्या बनता है? रमासु, रमाणाम, रमयोः या रमायाम? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा ये पहला वाला यानी रमासु। जहाँ कहीं भी कोई स्त्रीलिंग शब्द हो जो आकारांत हो, मतलब जिसके अंत में बड़ा आ रहा हो, जैसे यहाँ पर है, तो उसका सप्तमी बहुवचन में नाम के साथ में पीछे सु लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति के रूप हैं। ये जो अस्मत् होता है ये अपने लिए रूप होता है, ये सर्वनाम होता है। तो क्या होगा इसका तृतीय विभक्ति का रूप? अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। यहाँ पर बड़ा आ होना चाहिए, ठीक है। मत, आवाभ्याम, अस्मत् या मम, यहाँ पर मम होना चाहिए, है ना। आवयोः, अस्माकम। कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप दोस्तों? ये जो होता है अस्मत् तृतीया विभक्ति का रूप, ये हो जाता मया, आवाभ्याम, अस्माभि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। तो ये दोस्तों किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की हैं, केशवदास की हैं, रहीम की हैं अथवा तुलसीदास की हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही विकल्प की बात कर लें तो यहाँ पर टिक किया जाएगा बी विकल्प यानी केशवदास की हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम यानी उल्टा विपरीत अर्थ क्या होता है? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी यानी अनभिज्ञ। अगला प्रश्न देखें। दिया गया उत्साह शब्द का विशेषण है, इसका क्या होता है? अत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही? तो इसका विकल्प जो है सही वाला यदि आपने चुना होगा बी वाला यानी उत्साहित, तो बिल्कुल सही चुना होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ पर दिया गया है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक उपन्यास किसने लिखा? प्रसाद ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, जगन्नाथ ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? किसने लिखा है दोस्तों? यहाँ पर विकल्प जो है सही वाला वो है राम नरेश त्रिपाठी यानी 54 का बी हो गया। आइए अगला देखते हैं। मोहन से चला नहीं जाता। अच्छा, मोहन से चला नहीं जाता, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? जैसा कि आपको पता है कि 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर कौन सा है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ कहीं भी कर्ता होता है और क्रिया होती है और द्वारा के योग में होता है, मतलब वहाँ पर आपसे स्पष्ट हो रहा हो कि कोई जो कर्ता है वो मुख्य ना हो और साथ साथ में क्रिया ही हो, कर्म ना हो, तो वहाँ पर हो जाता है भाववाच्य। यहाँ पर भी भाववाच्य है क्योंकि मोहन है और चलना क्रिया आ गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। क्या कह रहा है? नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक? तो आपने यहाँ पर देखा कि कुछ निषेध हो रहा है, तो यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखा जाए। ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? यानी पताका का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? झंडा नहीं है, निशान नहीं है, प्रस्तर नहीं है या ध्वज नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा प्रस्तर। ये जो है प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर।
आइए अगला प्रश्न देखें। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसके बारे में यानी इस प्रश्न के बारे में आपको बखूबी मालूम है कि एक पंक्ति चलती है कालिदास जी के साथ में, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम इत्यादि आपने सुना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो रज्जु का मतलब क्या होता है? मछली, मेढक, रस्सी या घोड़ा। तो रज्जु जो है संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है रस्सी। अगला प्रश्न देखें। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। तो जिसमें भी धैर्य ना हो, जो धैर्य न धारण कर पा रहा उसको अधर, धरातल, अधीर, धीरता क्या कहोगे भाई? ये कहा जाएगा अधीर, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आवरण शब्द का विलोम है। आवरण का क्या होता है? आवरण माने ढका हुआ होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, अनावरण यानी न ढका हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो यह भी बिल्कुल इजी आ गया है। आप चूंकि मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सरल है, यहाँ पर चुन लेना राम भक्त। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर दिया गया है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो यह किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, बिहारी हिंदी की अथवा पहाड़ी हिंदी की। तो यहाँ पर आपके अनुसार यदि विकल्प चुना गया होगा बी वाला यानी राजस्थानी हिंदी, तो बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों इसको भी हमने ट्रिक से बताया हुआ है कि राजस्थान के जयपुर में माल से मेवा चोरी करने वालों पर मार पड़ी। तो हमने याद करवाया था वहाँ पर कि राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान से राजस्थानी, जयपुर में माल से मेवा चोरी करने, तो जयपुरी, मालवी, मेवा से मेवाती करने वालों पर मार पड़ी, मार पड़ी से मारवाड़ी। इस प्रकार से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपने याद किया कि जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, चार को याद किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो किस पद में है कर्मधारय? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या माता पिता। तो आपको मालूम है कि जहाँ कहीं भी विशेषण और विशेष की बात आती है तो वहाँ पर कर्मधारय होता है। यहाँ पर नील जो आया है ये विशेषण है और उत्पल यानी कमल जो है यह विशेष है। तो इस प्रकार से यही हो गया है, नीलोत्पलम हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। अगला प्रश्न देखा जाए तो दिया गया है गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो यह देखिएगा यहाँ पर चुना जाएगा पहला विकल्प यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखें, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति यानी विराम हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो उसको आप क्या कहेंगे? रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त। तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा रोला यानी पहला विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने इससे पहले थोड़ा सा याद करवाया था कि जहाँ कहीं भी वीरता की बात आएगी तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे कि वहाँ पर चित्त में तेज और स्फूर्त भी आएगी। तो वहाँ पर हो जाता है गुण पहला वाला विकल्प यानी ओज गुण। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तरु रिपु रिपुधर देख के, देख इसको कर लीजिएगा, ठीक है। विरहीन तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? कौन सा काव्य दोष आया है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व।
तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वह है क्लिष्टत्व। यह कैसे है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया था, तर रिपु रिपु धर देख के। तर रिपु कहते हैं, तर माने वृक्ष होता है, उसका रिपु जो होता है, उसका जो शत्रु होता है अग्नि को कहा जाता है। तो तर रूप माने होता है अग्नि, और उसके भी रिपुधर, उसके भी रिपु को यानी उसके शत्रु को धारण करने वाले। तो अग्नि का फिर शत्रु कौन होगा, जल होगा, उसको धारण करने वाले। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि वृक्ष के शत्रु, अग्नि के शत्रु, जल को धारण करने वाले को देख के, यानी बादल को देख के। तो इतना लंबा हो गया है, यहाँ पर अर्थबोध में कठिनाई हो रही, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि क्लिष्टत्व है काव्य दोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा, अच्छा समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर कर देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या चौपाई है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही विकल्प ठीक किया जाएगा, यानी इसमें दोहा छंद है। अगला प्रश्न देखा जाए, ये दिया गया है, लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे कौन, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या मुल्कराज आनंद। यह भी हमने इससे पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, यानी यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। तो ऐसा नाटक बताना है जो हिंदी का पहला ऐसा नाटक है जिसका अंत दुख के साथ हुआ है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या कलि कौतुक। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी, यानी 71 का सी हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो हरिश्चंद्र ने की थी, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर या प्रसाद ने। तो इसके बारे में आपको पता है कि यह जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है अजय शंकर प्रसाद का है, और प्रसाद जी जो हैं ये छायावाद युग के जो 4 आधार स्तंभ उनमें आते हैं, और ये प्रसाद जी जो हैं ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विख्यात यानी प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक हैं कौन, रामविलास शर्मा, शांत प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसके सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखा जाए, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं कौन है, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती यानी कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा या मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा डी विकल्प, यानी मन्नू भंडारी, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए अगला प्रश्न देखें। ये दिया गया है, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है। यहाँ पर वाक्यांश आया है, इसका एक शब्द बताना है, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, तो यहाँ पर आया है अभूतपूर्व, यही विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो आँख की किरकिरी होना यह मुहावरा हो गया, तो इसका अर्थ क्या होगा, अप्रिय लगना, धोखा देना, इसको लगना कर लेना, ठीक है, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आँख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय लगना। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है वर्ण। इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प चुन लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कान भरना मुहावरा आ गया है, इसका अर्थ क्या होगा, धोखा देना, चाणक होना। चाणक होना क्या होता है, चालाक होना, है ना, चुगली करना या असर ना होना।
तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है अलौकिक, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो जितने भी तेज पढ़ने वाले हैं या मीडियम में पढ़ने वाले हैं वे इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर अलौकिक चुना जाएगा। जो इस लोक से संबंधित नहीं होता है उसको अलौकिक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पर दिया गया देव कवि किस जिले के थे, यानी इनका जिला कौन सा था? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। ये जो कवि देव हैं ये इटावा जिले के रहने वाले थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या केशवदास। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, यानी गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पर आप सोचना नहीं, सीधे यहाँ उपग्रह का नाम आ गया है और इस जगह पर ग्रह का नाम आ गया है। दोनों को जोड़े रखिएगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है? एक छंद, एक अलंकार, एक रस या एक गुण। तो अनुष्टुप जो है दोस्तों यह है एक छंद, यानी इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। ये देखिएगा दिया गया है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? आप पढ़िएगा इसको रोककर। पहला वाला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर ये चौथा विकल्प सही है? आप बताइएगा। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ पर विकल्प चुना होगा पहला वाला, ये देखिए हम इधर बढ़ा लेते हैं, ये पहला वाला यदि आपने विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर दिया गया है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? 5000 बोले तो लगभग दिया गया है, हम आपको क्लियर बता देते हैं कि 4591 वाले की बात है। यानी 4591 जो कवि हैं वो किसके द्वारा ऐसे संग्रहित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं? तो यहाँ पर मिस्र बंद हो जाएंगे, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पर जैसा कि यशवंत कुमार सक्सेना को भली भांति मालूम है, उन्होंने कमेंट भी किया था, पूछा भी था, क्लियर करवाया था। हमने कहा था भाई यहाँ पर मिस्र बंधु का नाम रखिएगा, ये क्लियर रहेगा कि 4591। उन्होंने पूछा था हमसे कि 4591 है या दूसरा कोई है, दूसरा वाला भी विकल्प उन्होंने दिया था। तो वहाँ पर क्लियर है कि 4591 जो कवियों का विवरण दिया है वह मिस्र बंधु ने दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यह विकल्प हो जाएगा बी वाला, अन्य। अन्य यहाँ पर क्या हुआ है? अन्य का या जो है इसका जो छोटा आ है और पीछे का आ, दोनों आ जुड़े हैं, इसीलिए यहाँ पर बड़ा आ हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। तो शिशुपाल वधम किसने लिखा है? भामह ने, भारवी ने, कुंतक ने या माघ ने? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी माघ ने। अगला प्रश्न देखें। श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हित हरिवंश, नैषध काव्य, राज तरंगिणी या मेघदूत? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा नैषध काव्य। नैषधीय चरितम आपने पढ़ा है, वह श्रीहर्ष जी द्वारा ही रचित है। अगला प्रश्न देखें। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, 8 कवि। 4 शिष्य थे स्वामी वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य थे स्वामी विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ के शिष्यों को हमने ट्रिक्स यहाँ पर बताया है और आचार्य वल्लभाचार्य के भी कवियों को हमने ट्रिक से अलग वीडियो में बताया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास को? तो यहाँ पर सूरदास, बी विकल्प सही किया जाएगा। यानी सूरदास जी जो हैं ये श्रृंगार के वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें।
भक्ति कहा गया है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो भक्ति की बात आई है तो यह प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से, यानी यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया गया है, सूरदास के दृष्टकूट पद, यहाँ पर पद मानिएगा, ठीक है। दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, साहित्य लहरी में या सूर सारावली में, अथवा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने इसका बी विकल्प चुना होगा यानी साहित्य लहरी, तो बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों इस साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पद संकलित हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। तो कामायनी इनका महाकाव्य है, इसकी भाषा क्या है? सदुकड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी के ही कवि रहे हैं, तो इनकी भाषा क्या हो सकती थी? खड़ी बोली हो सकती थी। ऐसे ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो कौन सी पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मने पद या तुम चंदन हम पानी? तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है। ये जो अंधेर नगरी है यह रचना समय के अनुसार इन चारों में से पहले आई और यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न देखें, दिया गया, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? परीक्षा में आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है इस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? रामचंद्रिका नहीं है केशव की, कि कवि प्रिया नहीं है, विज्ञान पंक्ति नहीं है, विज्ञान पंक्ति या विज्ञान गीता, या भाषा भूषण नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। ये जो है भाषा भूषण, यह ग्रंथ केशव का नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा किसने? देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो यह सरल है प्रश्न, इसका उत्तर भी सरल है। जितना सरल यह प्रश्न था उतना ही उससे भी ज़्यादा कहीं सरल इसका उत्तर, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इस प्रकार से इसका बी विकल्प चुना गया। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया है, रत्नाकर किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो रत्नाकर जो उपनाम है किसका है ये बताना है आपको। हरिश्चंद्र का है, जगन्नाथ का है, बद्री नारायण का है या भिखारी दास का है? तो यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या कहते हैं इनको? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखो, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं कौन है? भिखारी दास, मलोक दास, मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास? तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, यानी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि व्याकरण से है। दिया गया, तिरंगा शब्द में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु अथवा कर्मधारय? तो जहाँ कहीं भी दोस्तों किसी शब्द से के शुरुआत में कोई संख्या जुड़ जाती है तो वहाँ पर समास हो जाता है द्विगु। तो इस प्रकार से यहाँ पर तिरंगा में भी हो गया है द्विगु समास। अगला प्रश्न देखो, दिया गया, श्री रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12, 15? कुछ नहीं कठिन है, बिल्कुल इजी। यहाँ पर भी विकल्प चुनना है, 7। अगला प्रश्न देखो, ये दिया गया है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है? सुदर्शन है, ज्ञानेंद्र हैं, ज्ञानेंद्र होना चाहिए या जैनेंद्र होना चाहिए, चलो जो भी हो फिलहाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञेय? तो भागवंती उपन्यास किसका है? दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही है, यानी सुदर्शन जी का है। अगला प्रश्न दिया गया, अखरावट, तो अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद, जायसी, कुतुबन, मंझन या उस्मान? तो आपको इसके बारे में भी पता है कि यहाँ पर पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, दिया गया, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, इसके लिए क्या हो जाएगी सही वाली? आँख का अंधा नाम नयन सुख,
ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, या खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब होता है 8 नंबर बहुत, लेकिन वास्तविकता यानी सच्चाई बहुत कम। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902 या 1903। तो इससे पहले प्रश्न में आ चुका था, हमने बताया हुआ था कि 1900 ईस्वी में। आइए दोस्तों आगे कुछ विशेष है। यहाँ पर दिया गया है निर्देश और कहा गया प्रश्न संख्या 105 से 110 तक के लिए कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए थोड़ा सा जल्दी में हम पढ़ते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। तो दिया गया है, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पर क्या है? नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा। यह चांदी की रेखा रचना और सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। अब बताइएगा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को। दिया गया है प्रश्न कि काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? बादलों से टकराने से बिजली चमकती है या अंधेरे के बाद प्रकाश आता है? काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है या विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। आइए अगला प्रश्न देखें। दिया गया है, काले बादल प्रतीक हैं किसके? मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, गर्मी से मुक्ति के, या जातिगत वैमनस्य के। तो ये जो आया है इसका भी डी विकल्प, यानी जातिगत वैमनस्य, तो यही सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। ये दिया गया है, काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जैसा कि दोस्तों यह जो प्रश्न है यह 2012 में सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछा गया था। तो इसका विकल्प वहाँ पर चुना गया था बी वाला, है ना दोस्तों, श्लेष अलंकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? घन, पयोधर, जलज या जलद। तो यहाँ पर जो विकल्प आया है सी वाला, जलज, यह बादल का नहीं है। जल जा माने जन्म लेने वाला, जल मतलब जल में, तो जल में जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं कमल। तो इस प्रकार से यह अलग हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र या गुलाम। तो स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है वह होता है परतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को या बिजली को? क्या कहता है? किस बात को कहता है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही है पहला वाला, आशा की किरण, इसकी बात कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास या चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर जो नाम आया है पहला वाला नंददास, दोस्तों इन्हें ही जड़िया की उपाधि से विभूषित किया जाता है। जड़िया या गड़िया भी कहीं कहीं पर मिलता है, जो भी उचित हो, फिलहाल दोनों नाम हम बता देते हैं आपको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। यहाँ पर दिया गया है, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के हैं, अंग्रेजी के हैं अथवा जापानी के हैं? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी ये पुर्तगाली के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
सुख सागर की रचना किसने की? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी हम मिलान करवा देते हैं। बताइए, सिद्धल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां या सदा सुखलाल? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है सुख, है ना, और यहाँ पर नाम में भी आ रहा है सुख। तो इस प्रकार से मिलाए रखिएगा, सुख सागर सदा सुखलाल। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो किसने की है? मोहन प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या राम कुमार वर्मा? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही है बी वाला, यानी जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो यह किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? यहाँ पर इसका विकल्प यदि आपने चुना होगा पहला वाला, यानी गोस्वामी तुलसीदास, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए हम 116वें की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया गया, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी अवधी। यह दोस्तों बिहारी हिंदी का नहीं है। बिहारी हिंदी के बारे में हमने बताया था कि बिहार के भोजपुर में मेथी महंगी है, तो उसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही याद करवाया था। ये जो आई है अवधी, यह पूर्वी हिंदी की बोली है, यानी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं पहले। प्रश्न संख्या, ये प्रश्न है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 117 से 125 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आइए इसको जरा ढंग से पढ़ा जाए। आप भी परीक्षा में ढंग से पढ़िएगा, बहुत जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका एक उत्तर गलत हो गया तो सब मेहनत चौपट हो जाएगी। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे एक बार में पढ़ने से ही स्पष्ट भी हो जाए और सारे उत्तर दे सको। क्या दिया गया है? आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य को एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है, ऐसा हर्बर्ट रीड ने कहा है। आगे दिया गया कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये जो प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण किनको ज़्यादा महत्व देने के कारण कहा गया, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। तो जबकि देना चाहिए ध्यान दूसरी तरफ भी, यहाँ आगे दिया गया किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। क्या हो रहा है कि सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है
उसका मानस अस्वस्थ है, उसका दिमाग नहीं सही है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। वो चाहती है, क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है कि दुनिया को नष्ट कर दिया जाए। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। क्या पॉइंट आया है ये देखिए, है ना। कहा गया आज की तालीम यानी आज की शिक्षा भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अब आइए प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। दिया गया ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हुआ, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, या समाज उन्नति कर रहा है। तो जब विज्ञान को ज़्यादा महत्व दोगे ना तो होगा समाज में विभाजन, यानी पहला विकल्प सही है। अगला दिया गया है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। किसका रास्ता अपना रही है, ज्ञान, प्रगति, कर्म या पतन। तो स्पष्ट है यहाँ पर कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता यानी तर्क की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। अगला प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, यानी 4 विकल्प हैं, इनमें से एक बिल्कुल अलग है। कौन सा, स्वाभाविक, साहित्यिक, तार्किक और ये आ गया अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर सी ही विकल्प सही है। ये जो अभिव्यक्ति आया है यह बिल्कुल अलग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दिया गया है आज की तालीम यानी आज की शिक्षा भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है, हम यहाँ पर आपको निपात अच्छे से बताएंगे। आप विकल्प चुनिए पहले, बी यानी ए हो जाएगा भी, या इस, या में, या आज। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, भी जो आया है यह निपात है। अगर निपात की बात करें तो दोस्तों वे ये शब्द होते हैं जो किसी बात पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को निपात बोलते हैं। यहाँ पर आज की तालीम भी शब्द जो आया है यह ज़्यादा जोर दे रहा है तालीम पर, शिक्षा पर, इसलिए यहाँ पर ये विकल्प चुना गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है विकसित शब्द में प्रत्यय है कौन सा, इत, ता, सत या सित। तो यहाँ पर इत प्रत्यय है, यानी ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये दिया गया है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, औसत है, पता नहीं या सुखद है। तो सुखद, औसत, पता नहीं की कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर विकल्प सही है पहला वाला। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक जो शिक्षा है उसका परिणाम बहुत दुख देने वाला है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले। यहाँ पर दिया गया आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को या कला को। तो यदि यहाँ पर आपने दोस्तों विकल्प चुना होगा बी वाला यानी विज्ञान को, तो बिल्कुल राइट चुना है। आइए अगला प्रश्न देखें। ये दिया गया है अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर या विज्ञान पर। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला यानी कला प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है अथवा तर्क प्रधान है। तो यहाँ पर आज का अंतिम जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ये सभी तर्क प्रधान हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को हल किया। तो आपसे जितने भी प्रश्न हुए हों उतने आप कमेंट करके बताइए, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।